तो संख्या पद्धति पढ़ेंगे। इसमें सबसे जो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग गणना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, 1 2 3 ऐसे करके, 0 से तो स्टार्ट नहीं करते हैं कि मान लो 0 1 2 3 4, नहीं करते ना ऐसा। ना तो माइनस से स्टार्ट करते, जब कहीं गणना करना होता तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए जो नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे n, वो क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है ना, और डॉट डॉट डॉट। फिर उसके बाद आता है हम लोग का पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ये है कि अगर इसके सामने हम लोग क्या लगा दें, 0 लगा दें, तो 0 1 2 3 और इनफाइनाइट तक ये क्या बन जाएगा, होल नंबर। कि अगर हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लें तो बन जाता है वो होल नंबर, पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। कह रहे हैं सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्याएं मतलब जानते हो 0 1 2 3, तथा ऋणात्मक संख्याएं मतलब -1 -2 -3 संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। तो कहने का मतलब हम पूर्णांक के बारे में देखें तो पूर्णांक को दर्शाएं किससे, i से, क्योंकि होता है इंटीजर। तो i इक्वल टू हो जाए कितना, -1 -2 -3, इधर भी कहाँ तक जाएगा ये, इनफाइनाइट तक। फिर इधर 0 1 2 3 और इधर भी इनफाइनाइट तक। आई बात समझ में। तो हम इंटीजर्स में कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कह देते हैं, इंटीजर पूर्णांक कहते हैं। 0 भी पूर्णांक है, ठीक है। अब इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तो हो जाता है अपना धनात्मक पूर्णांक और दूसरा हो जाएगा, तो ऋणात्मक को दर्शाएंगे i माइनस से, धनात्मक को दर्शाएंगे i प्लस से। जो 0 होता है अपना, वो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक, वो सिर्फ क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अगला है सम संख्याएं। तो जो संख्याएं 2 से विभाज्य हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। तो जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं हो क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। फिर आता है परमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें कहते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। P/Q के रूप में अगर इसको डिनोट कर सकते हैं उसे बोलेंगे रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ याद रखना है Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 आ जाएगा तब तो चलेगा। मतलब 0 एक रैशनल नंबर है बट 1/0 रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। √2/1 नहीं है। देखो जब पढ़ते हो तुम लोग वो आता है वास्तविक संख्याओं में, क्योंकि वो अपरिमेय हो जाएगा। अंडर रूट वाला जितना आएगा वो सब किस में जाएगा, अपरिमेय में जाएगा। और अपरिमेय और परिमेय को मिला के क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनती है, ठीक है ना। तो आता है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5, ये सब क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स हैं। फिर दूसरा है वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम लोग क्या कह देंगे, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। तो
तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाज्य ना होने बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल के लिए 5 हो गया, 3 हो गया, 7, 11, तो ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो या तो 1 से कटेंगी या फिर स्वयं से, इन्हें और कोई संख्या काट नहीं सकती है। तो यही कह देंगे वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाज्य ना हो वे कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, फिर आता है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, कह रहे वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त एक या अधिक अन्य संख्याओं से विभाज्य उन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं। फिर आता है द्विअंकीय संख्या। अब कोई भी द्विअंकीय संख्या होती है भैया, तो उसमें 2 अंक वाली संख्या में एक होता है इकाई और दूसरा होता है दहाई। मतलब एक होता है यूनिट प्लेस और दूसरा होता है 10th प्लेस। ठीक है ना, तो जो यूनिट प्लेस होगा तुम्हारा, जैसे कोई संख्या है 2 अंक की, मान लो 23 लिख दिया मैंने। 23 जो बना हुआ है इसमें इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक क्या है 2। तो इकाई के अंक में 1 से गुणा होता है, दहाई के अंक में 10 से। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये तभी तो बना है कि 2 बार 10 आया है और फिर उसमें क्या जुड़ा हुआ है 3 बार 1, 2 बार 10 और 3 बार 1, तब जाके बन गया है क्या 23। तो जब हमें कोई भी 2 अंकीय संख्या के बारे में पता नहीं होता है, जब हम संख्या मानेंगे 2 अंकीय 2 डिजिट नंबर लेंगे, तो उसमें हमेशा याद रखना है कि इकाई जो रहेगा वो मान लो y है अगर, तो दहाई जो रहेगा अगर x माने हुए तो 10x हो जाएगा। तो इस तरह से ये बनेगी अपनी संख्या। ठीक है, मतलब जो दहाई होगा उसमें हम लोग 10 से गुणा करा लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 अंकीय संख्या बन जाएगी। क्या 3 अंकों वाली वह संख्या जो केवल एक ही अंक को 3 बार दोहरा कर बनी हो, 3 व 37 से पूर्णतया विभाज्य होगी। ठीक है ना, मतलब 3 अंकों कोई भी संख्या हो। ठीक है ना, 3 अंकों कोई भी संख्या हो, लेकिन वो उन्हीं अंकों को दोहराने से बनी हो, तो उसे हम 3 और 37 से विभाज्य कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया गया है यहाँ पे 1 1 2 2 2 3 3 3, ऐसे तुम आगे भी लिख सकते हो 4 4 4। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो 3 से और ये 37 से आसानी से पूरी तरीके से कट जाएगा। आई बात समझ, 2 से ये भी तो कट जाएगा, लेकिन जो रूल ये है कि ये तो नहीं कटेगा। मतलब 3 और 37 से ये भी कटेगा। हाँ हाँ, चाहे जो हो, ये जो रूल है इसलिए है कि 3 और 37 से सब संख्याएं कट जाएंगी। 2 से कटेंगी नहीं कटेंगी उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी, वो तो कटना है तो कट ही जाएगा, लेकिन 3 और 37 से तो कटेगा ही कटेगा। आ रही बात समझ में। फिर दूसरा है कि 6 अंकों वाली वह संख्या जिसमें एक ही अंक को बार बार दोहराने से बनी हो, वो 3 7 11 13 और 37 से अलग अलग विभाजित होती हैं। ठीक है ना, मतलब ये सभी 3 से 7 से 11 से 13 और 37 से विभाजित हो सकती है, लेकिन कितने अंक की होनी चाहिए 6 अंक की। मतलब 6 बार अगर लिखा गया हो तब 1 2 3 4 5 6, या फिर 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6, ऐसे 3 ऐसे अगर 6 बार दिया गया है तो ये कट जाएंगे। ठीक है, कितने से कटेंगे 3 7 11 13 व 37 से। आगे है, यदि किसी संख्या के अंत में 25 50 75 अथवा 00 इनमें से कोई भी अंकीय युग्म हो, तो वह 25 से पूर्णतया विभाज्य होगी। हमारी बात समझ में, कि किसी भी संख्या के लास्ट में क्या आ जाए 25 50 75 या 00 आ जाए, तो उसको देखकर ही बता सकते हो
कि ये 25 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है ना, याद रहेगा। कह रहे हैं यदि n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1 में n एक विषम संख्या हो तो वह संख्या 24 से पूर्णतया विभाज्य होगी। हरी बात समझ में, मतलब n के प्लेस पे तुम रख दो क्या, कोई विषम संख्या। तो कह रहे यदि n 3 से बड़ी अभाज्य संख्या हो तो n स्क्वायर माइनस 1 24 से पूर्णतया विभाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ अगर n के प्लेस पे क्या रख देते हो, कोई विषम संख्या रखते हो, 3 से बड़ी रखते हो तो पूरी तरीके से 24 से कट जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 5 रख दिया तो 5 और 5 का स्क्वायर माइनस 1 तो 5 इंटू 24 आ गया। तो 24 आया तो जाहिर सी बात 24 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। हरी बात समझ में। तो जो संख्या n स्क्वायर माइनस 1 के टाइप की रहेगी तो वो 24 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना है कि वहाँ पे जो n है वो विषम होना चाहिए। ठीक है, n कैसा हो, विषम हो। अगला है यदि n एक विषम संख्या हो तो 2 की पावर n प्लस 1 3 से अवश्य विभाज्य होगी। जैसे दिया गया हो 2 की पावर n प्लस 1 तो 3 से कट जाएगा, लेकिन n क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। अगर n विषम है तभी ये रूल चलेगा कि 2 की पावर n प्लस 1 दिया गया हो तो 3 से विभाज्य हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे n विषम होना चाहिए। जैसे विषम का मतलब n बराबर अगर हम यहाँ क्या रख दें, 5 रख दें तो ये हो जाएगा कितना, 32 प्लस 1 मतलब 33। क्या 33 3 से नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। तो कहने का मतलब 2 की पावर n प्लस 1 दिया गया हो और वहाँ पे n क्या हमें दिया गया हो, एक विषम संख्या दी गई हो, तो ये कह देंगे कि ये 3 से विभाज्य है। अगला यदि n एक सम संख्या हो तो 2 की पावर n माइनस 1, अगर यही यहाँ पे क्या कर दिया जाए 2 की पावर n माइनस 1 कर दें तो 3 से विभाज्य होगा, लेकिन n क्या होना चाहिए, एक सम संख्या हो। ठीक है, आ रही बात समझ में। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा 32, अगर 5 अगर यहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे तो 16 आएगा, सम है 4 ना, ये n क्या होना चाहिए, सम। तो यहाँ पे 16 आएगा, 16 में से 1 घटा लेंगे तो 3 से कट जाएगा 15। आ रही बात समझ में। तो रूल ये है कि अगर 2 की पावर n प्लस 1 दिया गया है, वहाँ पे n क्या है, एक सम संख्या है, तो वो 3 से विभाज्य होगा। सॉरी, अगर n क्या है, एक विषम संख्या है तो 3 से विभाज्य हो जाएगा। अगर 2 की पावर n माइनस 1 है और n क्या है, सम संख्या है, तो वो 3 से विभाज्य हो जाएगा। यदि n ग्रेटर देन 1 हो, है ना, n क्या हो, 1 से बड़ा हो। n ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि n 1 से बड़ा हो तो n और n की पावर 4 माइनस 1 30 से पूर्णतया विभाज्य होगा। ठीक है, 30 से विभाज्य होगा। हमारी बात समझ में कि अगर n 1 से बड़ा है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये जो संख्या आएगी निकल के वो 30 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे मान लो तुमने 2 रख दिया, तो 2 रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 और 16 में से घटा लो 15 और 15 दूना 30, तो 30 से 30 तो कट ही जाएगा। ऐसे ही तुम 3 रखो, 4 रखो, हाँ 1 से बड़ी हो, बस। आई बात समझ में। अगला यदि n एक विषम संख्या है, दूसरी कंडीशन में क्या है, n एक विषम संख्या हो तो 2 की पावर 2n प्लस 1 5 से पूर्णतया विभाज्य होगी। और यदि
ये सम संख्या हो जाए, n क्या हो, एक सम संख्या हो, तो 2 की पावर 2n माइनस 1 5 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। मतलब n जब विषम है तो क्या हो जाएगा, n की पावर 2n प्लस 1 पूरी तरह से विभाज्य होगा, गड़बड़ हो गया, 2 की पावर है ना, तो 2 की पावर 2n प्लस 1 पूरी तरह से विभाज्य होगा किससे, 5 से। अगर ये n विषम है तो, अगर n सम हो जाए तो 2 की पावर 2n माइनस 1 विभाज्य हो गया 5 से। हरी बात समझ में। अगला है कि यदि n एक विषम संख्या है तो 5 की पावर 2n प्लस 1 13 से पूर्णतया विभाज्य होगी, और यदि n एक सम संख्या है तो 5 की पावर 2n माइनस 1 13 से पूर्णतया विभाज्य होगा। तो सेम रूल कि n अगर एक विषम संख्या है तो 5 की पावर 2n प्लस 1 किससे विभाज्य होगा, 13 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। और अगर n एक सम संख्या है, n क्या है, एक सम संख्या है, तो 5 की पावर 2n माइनस 1 जो है 13 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। ठीक है, कहा गया यदि n स्क्वायर माइनस 1 चल रहा है क्या, n स्क्वायर माइनस 1 में m एक सम संख्या हो तथा n एक विषम संख्या हो तो संख्या 48 से पूरी तरह से ये विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, जो m दिया गया कैसे ही हो संख्या, सम संख्या, और n कैसी संख्या हो, विषम हो, तो किससे कट जाएगा पूरी तरीके से, 48 से। आई बात समझ में। तो इतने रूल्स हो गए। शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न के लिए रूल कि यदि x के पावर n में, है ना, दिया गया हो x के पावर n का मतलब यहाँ कोई भी संख्या हो, हाँ, में x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल सदैव एक ही प्राप्त होगा। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। अब यहाँ इसके प्लेस में तुम कुछ भी ले सकते हो, जैसे यहाँ मान लो x की पावर 5 ले लिए। अब x की पावर 5 को तुम डिवाइड करके देख लो चाहे x माइनस 1 से, तो तुम्हें लास्ट में शेषफल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तुम बिना भाग किए भी बता सकते हो कि कहीं कोई संख्या दी गई हो और उसके घात कितना भी हो, जैसे मान लो इसके घात लिखा होता है x के घात 30 और कहता है इसको x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना। अगला है कि यदि x की पावर n में x प्लस 1 से भाग दिया जाए, अभी तक हम किससे भाग दे रहे थे, माइनस से। तो अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं कि x की पावर n में हम x प्लस 1 से अगर भाग देते हैं, तो अगर यहाँ पे जो n दिया गया है ये एक सम संख्या है, अगर, है ना, अगर n सम है तो जो शेषफल आएगा वो कैसा आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर n विषम हो गया तो शेषफल क्या आएगा, -1 आएगा। समझ रहे हो बात को, -1 आ जाएगा। सिद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं, जैसे मान लो क्वेश्चन लेता हूं मैं, तुम लोग शेषफल पर वाला रूल पढ़े हो कि जो जिससे भाग करना हो तो वही उठा के वहां रख दो। तो अगर तुम यहाँ मान लो x घात ले लिए 25 और कहे x प्लस 1 से भाग करो तो x बराबर क्या निकलेगा, अब यही -1 तो यहाँ पुट करोगे तो -1 के बाद 25 तो क्या आएगा, -1। शेषफल पर में तो यही तो रूल है, तो विषम रहेगा तो -1 आएगा और सम होगा तो +1 आएगा। हो गया सिद्ध। आया समझ में। दिया गया यदि x की पावर n प्लस a की पावर n के रूप में कोई संख्या हो तो वह सदैव x प्लस a से विभाज्य होगी। हमेशा किससे कट जाएगी, x प्लस a से होगी। जब n एक विषम संख्या हो, n के सम होने पर हल संभव नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है कि विभाज्य तो होगी लेकिन कब,
जब n क्या हो, विषम। विषम हो। तब विभाज्य होगा जब n विषम होगा, सम होने पर नहीं होगा। समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसलिए इसको दर्शा सकते हैं ए एम से, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो संख्याओं का अंतर होता है वो समान होता है, तो हम कह देंगे समांतर श्रेणी में है। जैसे दिया गया हो 2, 4, 6, 8 और ऐसे ही दिया गया हो, तो इसमें देखेंगे इन सब के बीच में अंतर कितने का है, 2 का है कि अगर हम +2 करते जाएं तो हमें अगली संख्या मिलती जाएगी। तो इस तरह का रिलेशन जिस भी संख्या में होता है उसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पहला पद होता है ना, उसे a से दर्शाते हैं। जो इनके बीच में अंतर निकल के आता है उसे d से दर्शाते हैं, है ना, डिफरेंस होता है इसलिए d से दर्शाएंगे। और जो अंतिम पद होता है, मान लो जैसे यहाँ अंतिम पद हमने लिख दिया कि ये गया हुआ है अपना 20 तक, तो ये कहलाएगा अंतिम पद, लास्ट टर्म। तो इसको हम a से दर्शाते हैं, जो डिफरेंस आएगा उसको d से। अंतिम पद को तुम tn, टर्म होता है nवां, क्योंकि पता नहीं रहेगा हमें कौन सा वो पद है, ठीक है। अगर पता है तो n के प्लेस पे लिख सकते हो कि हाँ ये 12वां पद है, 14वां पद है, जो भी रहेगा, ठीक है। और इसे an से भी दर्शा सकते हो, हाँ l से भी दर्शा सकते हो लास्ट टर्म को अगर दिया है तो कहने का मतलब अगर कोई श्रेणी होगी तो इस तरीके से होती है, पहला पद a तो दूसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस d, क्योंकि एक d जुड़ जाएगा। तो और तीसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ऐसे ही आगे तक चलता जाता है। तो इसमें ये देखने को मिल रहा है कि जब ये पहला पद है टर्म फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या आया हुआ है 1, और यहाँ पे t2 है तो 1d आया हुआ है, यहाँ t3 है तो कितना d आया हुआ है 2d आया है, यहाँ पे t4 है तो 3d आया है। तो इसका मतलब अगर nवां पद होगा अपना तो यहाँ एक कम आएगा, मतलब n-1d आएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो इससे एक फार्मूला बना सकते हो कि tn बराबर a प्लस n-1 इंटू d, ये एक फार्मूला बन जाएगा। इस tn को तुम an भी लिख सकते हो। अगर तुम्हें अंतिम पद दिया गया तो इसे तुम l भी लिख सकते हो। आ रही बात समझ में, इसे l भी लिख सकते हो। अब आता है, ये तो हो गई पद ज्ञात करने की, है ना। जब तुमसे कहेगा 5वां पद ज्ञात करो, चौथा ज्ञात करो, तो इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हो। लेकिन अगर योगफल की बात की जाए तो योगफल को दर्शाते हैं Sn से, ठीक है। Sn से दर्शाते हैं तो Sn बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। इसमें सभी मान पता है तुम्हें, जैसे n पूछेगा, कहेगा तुमसे क्वेश्चन में कि इसके 15 पदों का योगफल ज्ञात करो, तो n का मान हो जाएगा 15, d डिफरेंस है ही, और a पहला पद होता है। तो अगर सारे मान दिए गए हैं तो इस फार्मूले को लगा के तुम योगफल ज्ञात कर सकते हो। दूसरा है, इसी को हम a और l के टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे Sn बराबर लिख सकते हैं n/2, a को लिख सकते हो a प्लस 2a लिखा हुआ है ना, 2 बार a लिख सकते हो, तो a प्लस n-1 इंटू d, तो ये बन जाएगा Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, क्योंकि ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, अंतिम पद की। तो यहाँ ये फार्मूला भी बन जाता है। आया समझ में। समांतर माध्य, समांतर माध्य निकालना, अगर दो संख्याएं दी गई हो तो उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो तो उसका समांतर माध्य निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया हम लोग को कि जो गुणोत्तर श्रेणी होगी, ये a
ए आर स्क्वायर ए आर और ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर की पावर एन माइनस 1 के टाइप की होती है। अब पहचानेंगे कैसे गुणोत्तर श्रेणी को? तो जैसे समांतर श्रेणी में सर्वांतर होता है वैसे इसमें सार्वनुपात होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? सार्वनुपात होता है, और वो सार्वनुपात है क्या? आर है। जैसे यहाँ पे दिया जाएगा 2 तो यहाँ दिया जाएगा तुम्हें 4, और यहाँ पे दिया जाएगा 8 और यहाँ पे दिया जाएगा 16, इस तरीके से। तो अगर चेक करेंगे कि क्या इनका अनुपात निकालने के लिए 4/2 करना पड़ेगा, 2 आ गया, या फिर करना चाहो तो 8/4 कर लो तो क्या आ जाएगा? 2। तो कहने का मतलब यह है कि दो लगातार पदों का अगर अनुपात निकालते हैं, चाहे 4/2 कर लो चाहे 8/4 कर लो, और वो समान आ गया, तो इसका मतलब वो गुणोत्तर श्रेणी में है। और जब गुणोत्तर श्रेणी में होगा तो गुणोत्तर श्रेणी के सारे फार्मूले हम वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे समांतर श्रेणी में था तो ये पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और ये nवां पद ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे nवें पद की बात की जाए तो nवां पद क्या मिल जाएगा? ए आर की पावर n माइनस 1, ये nवें पद का फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग गुणोत्तर श्रेणी में योग की बात करें तो योग Sn बराबर होता है ए आर की पावर n माइनस 1/, ऐसा तब होता है जब r ग्रेटर हो 1 से, तो ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और दूसरा फार्मूला Sn ए आर 1 माइनस आर की पावर n/1 माइनस, जब r लेस देन होगा 1 से तो ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो r 2 है तो यहाँ पे ये फार्मूला लग जाएगा, कहीं कहीं r आ जाएगा 1/2 तो वहाँ पे ये फार्मूला लगा देंगे। एक तीसरा फार्मूला होता है s इनफाइनाइट करके, ठीक है ना, तो वहाँ पे फार्मूला क्या लगता है? a/1 माइनस r, और यहाँ पर भी r क्या होता है? r होता है कुछ लेस देन 1, ठीक है। जब s इनफाइनाइट करके निकालने के लिए तो a और 1 माइनस r लगा देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग का गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए जो फार्मूला होता है इसे दर्शाते हैं G से, होता है √AB। किन्हीं दो संख्या गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो क्या कराओगे? √AB कराओगे, ठीक है। समांतर माध्य होता है समांतर माध्य गुणे हरात्मक माध्य बराबर गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी फार्मूला अगर इन तीनों में से कोई दो वैल्यू दी गई है तो इसको उठा के पुट कर देंगे। और देखो अगर तुमसे ये कहा जाता है कि दो संख्याएं हैं तो तुम्हें ये पूछे कि बताओ इसका इसमें गुणोत्तर माध्य बड़ा है, जैसे समांतर माध्य बड़ा है, या फिर गुणोत्तर माध्य बड़ा है, या फिर हरात्मक माध्य बड़ा है, तो इस क्रम में बड़े होते हैं कि जो समांतर माध्य होता है सबसे अधिक होता है, गुणोत्तर माध्य उससे कम, और हरात्मक माध्य जो होता है दो संख्याओं का सबसे कम होता है, ठीक है ना। कि दो संख्याएं दी गई और उनमें से तुम्हें कहा गया कि इनका समांतर माध्य निकालो, गुणोत्तर माध्य निकालो और हरात्मक माध्य निकालो, तो बताओ कौन सबसे अधिक आएगा, कौन सबसे कम आएगा। तो इस सीरीज में बता सकते हो कि समांतर माध्य सबसे ज़्यादा होगा, गुणोत्तर माध्य उससे कम, और हरात्मक माध्य सबसे कम आएगा, ठीक है। ये दिया गया सबसे पहला कि यदि तीन लगातार सम या विषम संख्याएं, क्वेश्चन में तुमसे कंडीशन जो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं वो क्वेश्चन में कहा जाएगा हमसे कि यदि तीन लगातार सम या विषम, इवन या ऑड नंबर दिए गए हों,
तो तुम मान लोगे 3 सम या विषम संख्याएं x - 2 x और x + 2 ऐसे मान लिए हो, तो इनके वर्गों का योगफल s हो, तो तुमसे कहेगा संख्या बताओ। तो अगर तुम x का मान पता कर लेते हो, क्या संख्या नहीं मिल जाएगी? तुम्हें वर्गों के योगफल हो सकता है उसमें से कुछ दिया रहे, तो x बराबर हो जाएगा √s - 8/3 s - 8/3 s - 8/3। जब तुम्हें ये कहेगा कि 3 चाहे सम संख्या कहे चाहे विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया रहेगा कुछ भी, तो संख्या बताओ, तो तुम ये वाला फार्मूला लगा सकते हो कि x बराबर, और फिर x का मान रख दोगे किसमें, x - 2 x और x + 2 में, तो तीनों संख्याएं तुम्हें मिल जाएंगी। दूसरा कि यदि 4 लगातार सम या विषम संख्याएं दी गई हों तो इनके वर्गों का योगफल हो जाता है। अगर 4 विषम संख्याएं हैं तो इनके वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा, s - 20/4। ठीक है, अगर s दिया गया इनके वर्गों का योगफल, तो संख्या x क्या हो जाएगी हम लोग की, √s - 20/4, और x की वैल्यू जब मिल जाएगी तो उसे x - 3 x - 1 और x + 1 और x + 3 में रख के संख्या पता कर सकते हैं। आई बात समझ में? अगला दिया गया यदि 5 लगातार सम या विषम संख्याएं दी गई हों। अगर 5 संख्याएं कहता है, चाहे सम हो या फिर विषम, और उनके वर्गों का योगफल दिया गया हो s, तो हम लोग संख्या को कैसे पता करेंगे, x बराबर √s - 40/5। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अगला है n अंकों वाली कुल संख्याएं, तो इसके फार्मूला हो जाएगा 9 × 10⁻n - 1, 9 × 10⁻n - 1। जैसे तुमसे मान लो कहा जाता है कि 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो n बराबर कितना रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, तो 9 × 10⁻2 - 1 कितना आ जाएगा, 90। इसका मतलब 2 अंक वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 90 संख्याएं। ऐसे 3 अंक वाली पता करना है, 4 अंक वाली पता करना है, इसी फॉर्मूले में रखते जाओ, तुम्हें मिल जाए कितनी संख्याएं होती हैं। आ रही बात समझ में? अगला, यदि 2 अंकीय संख्या उनके अंक पलटने से बनी संख्या का योगफल s हो, तो जो अंकों का योगफल होगा वो s/11 हो जाएगा। 2 अंकीय संख्या दी जाएगी, जैसे मान लो हमें दे दिया गया 26 दे दिया गया। 2 अंकीय संख्या है कि नहीं है, 26 एक 2 अंकीय संख्या है कि नहीं है। कहा गया यदि 2 अंकीय संख्या एवं उनके अंक पलटने से बनी संख्या के योगफल, और पलट दो तो क्या हो जाएगा, 26 का 62 हो जाएगा, और 26 और 62 का योगफल कर लो, 88 आ गया। तो कहा गया है कि अगर उनका योगफल दिया गया है, मतलब तुम्हें ना तो 26 पता रहेगा ना तो 62 पता रहेगा, सिर्फ तुम्हें क्या कहेगा, योगफल दिया रहेगा कि किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों और उस संख्या को पलटने पर बनी संख्या के अंकों का योगफल 88 है, तो उनके अंकों का योगफल बताओ। तो फिर क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे हम लोग, अंकों का योग बराबर s/11। तो s कितना आ रहा है, 88 आ रहा है, और बटे 11 तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस फार्मूले से हमने एग्जांपल लेके बता तुम लोग को कि अगर हम 26 लेते हैं तो इसका जो अंकों पलटने संख्या बनेगी 62 बनेगी। तो तुम्हें यहाँ से दिख रहा है कि 6 2 8 6 2 8 होता है, लेकिन प्रश्न में नहीं पता रहेगा, लेकिन तुम यहाँ से पता कर सकते हो। आ रही बात समझ में?
तो उसके लिए अगर निकाले तो कुछ दिया रहेगा, नहीं नहीं निकाल पाओगे, या तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुक्का लगाओगे, हाँ ये रखेंगे ये ऐसे करते। समझ रहे बात को? मतलब जितना दिया रहेगा उतना ही सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर कुछ और दिया रहेगा तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन तुम्हें अंकों के योगफल मिल जाएगा। अब अंकों के योगफल मिल गया है, अगर कुछ और डेटा दिया गया तो उसकी हेल्प से निकाल सकते हो, नहीं दिया तो नहीं निकाल सकते हो। आई बात समझ में? अब दिया गया यदि दो अंकीय संख्या अंक पलटकर बनने वाली संख्या से a अधिक हो तो अंकों का अंतर कितना हो जाएगा? अंकों का अंतर कितना हो जाएगा? a/9 हो जाएगा। जैसे मान लो दो अंकीय संख्या तुम्हें दी गई है कोई, और फिर तुमने उनके अंकों को क्या किया? पलट दिया। तो यहाँ पे कहा गया कि दो अंकीय संख्या और अंक पलटकर बनने वाली संख्या से a अधिक है। तो अगर वो संख्या a अधिक है तब उसके अंकों का अंतर कितना हो जाएगा? a/9 हो जाएगा। और कम है तब भी उसके अंकों का अंतर जो होगा a/9 ही होगा। आई बात समझ? एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो, जैसे मान लो कोई दो अंकीय संख्या है ना, जैसे दो अंकीय संख्या है, जैसे हमने बताया 72, ठीक, 72 हमने ले लिया दो अंकीय संख्या। अब जब दो अंकीय संख्या लिए और उसके अंकों का पलट दिए, अंकों को कितना हो गया? हाँ 27 हो गया। संख्या से a अधिक है। अब a कितना अधिक है वो तुम्हें दिया रहेगा प्रश्न में, तो लेकिन तुम्हें यहाँ घटाना पड़ेगा। घटाओ 72 में से 45 आ गया, ठीक है। तो 45 को 9 से भाग कर दो तो उसके अंकों का अंतर कितना आ जाएगा? मतलब तो 7 और 2 का अंतर 5 है कि नहीं है? नहीं आया समझ में? कम रहेगा, हाँ नहीं, माइनस अंतर मतलब होता है, हाँ ठीक है ना। कभी भी 2 में से 7 को नहीं घटाते हैं, अंतर मतलब बड़े में से छोटे घटाना। आया समझ में? तो इसके लिए नियम ये है भैया कि कोई फिक्स रूल नहीं है, अनुमान विधि है कि काट काट कर देखोगे हर संख्या से, अगर नहीं कटता किसी से तो इसका मतलब क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा और उसमें ट्रिक भी लगा सकते हो। ट्रिक ये है कि देखोगे वो संख्या किस संख्या के स्क्वायर रूट के करीब में है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया गया है 349, कह रहे हैं अब 349 से बड़ी जो अभाज्य संख्या हो लगभग में उसको ले लो। 349 से बड़ी जो अभाज्य संख्या कौन सी है? मतलब जिसका स्क्वायर 361 होता है। 361 किसका है? 19 का। तो जैसे यहाँ 349 लिए हैं ये लोग, तो तुम्हें देखना है कि 349 से बड़ी ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जिसका वर्ग करने पर 349 से ज़्यादा आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो 19 है जिसका वर्ग करने पर कितना आया? 361। तो 19 को ही ले लेना, जो इससे बड़ा होगा वही ले लेना, ठीक है। आई बात समझ में? अब इसके नीचे 19 के नीचे जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 3 5 7 11 13 17, उन सबसे इसको भाग करके देख लो। किसको? 349 को। अगर किसी से नहीं कटता है इसका मतलब ये अभाज्य है। तुम्हें सबसे नहीं भाग करना है, सिर्फ प्राइम नंबर से ही भाग करना है। अगर तुम कोई रूल लगाओ सबसे भाग करके देखोगे, और अगर तुमने ये रूल लगा लिया तो तुम्हें सिर्फ कुछ ही संख्याओं से भाग करके देखना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब आता है इकाई का अंक ज्ञात करना, है ना। कि संख्या दी जाएगी तुम्हें, बहुत तरीके से दी जाती है, तुम्हें ज्ञात करना रहेगा उसके इकाई का अंक। आ रही बात समझ में? तो इकाई का अंक जैसे अभी मान लो हमने दे दिया तुम्हें 342
और 243 गुणे 56, और हमने कहा भैया इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक मतलब जानते हो, जो वंस प्लेस पे आता है लास्ट में बिल्कुल, उसे इकाई का अंक बोलते हैं। जैसे इसके इकाई का अंक, सिर्फ इसका अगर इकाई का अंक है तो कितना है 2 है, तो इसे जब इन सबको गुणा करा लेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो हमें गुणा नहीं कराना होता है, हमें देखना पड़ता है कि आएगा क्या इकाई का अंक। जैसे इसका ऐसा गुणा कराना होता है, 6 3 18, 18 आ गया, 18 2 में गुणा कर दो कितना आ गया 36, तो इसका मतलब लास्ट में क्या आएगा 6, तो यही इसका इकाई का अंक हो जाएगा, यूनिट रीच हो जाएगा। तो ही नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर पूछ लेता भैया तो गुणा कराना पड़ेगा। देखो जिसमें ट्रिक लगती है वही तो पूछता है ना, दहाई का नहीं पूछेगा। तो भैया हो गई इकाई का अंक। जब इस तरीके से गुणा भाग में दिया रहे तो लास्ट के डिजिट को गुणा करा के जो है इकाई का अंक पता कर सकते हो। लेकिन जैसे मान लो दिया गया 3 और तुमने 3 की घात 1 किया तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा 3 ही आएगा। 3 की घात 2 दिया गया तो कितना आएगा 9। 3 की घात 4 दिया तो कितना आएगा, फिर 3 कर लो 7 आएगा इकाई का अंक, सही है ना। और अगर 3 की घात 4 कर दिया जाए तो 1 आएगा। अगर 3 की घात 5 कर दिया जाए तो 3 आएगा। 3 की घात 6 कर दिया जाए तो 9 आएगा। 3 की घात 7 कर दिया जाए तो 7 आएगा। 3 की घात 8 कर दिया जाए तो 1 आएगा। और 3 की घात 9 कर दिया जाए तो 3 आएगा। 3 की घात 10 कर दिया है तो 9 आएगा। 3 की घात 11 कर दिया जाए तो 7 आएगा। 3 की घात 12 कर दिया जाए तो इकाई का अंक 1 आएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से हम कुछ सीखने वाले हैं। सीखने ये वाले हैं कि हर चौथे नंबर के बाद क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, फिर वही इकाई का अंक आ जा रहा है कि नहीं। तो 3 आया 9 7 1, फिर क्या 3 9 7 1 3 9 7 1, यही तो आ रहा है। तो ऐसा सिर्फ इसी में नहीं होता है, और भी नंबर्स में होता है। सब में सिर्फ 4 ही आएगा पुनरावृत्ति। हाँ, 4 ही बाद तुरंत पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जाएगी, वही इकाई का अंक आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जैसे मैं मान लो कोई संख्या दे दी गई, जैसे दे दिया गया 3 की घात 556 और कहा गया इसका इकाई का अंक बताओ। तो इसको 3 को 556 बार गुणा नहीं कराने जाएंगे, सिंपली इसकी घात जो दी गई है घात, क्यों हम जानते हैं 4 से भाग कर देंगे तो जो पुनरावृत्ति वाला है वो सारा काम समाप्त हो जाएगा, है ना। तो 556 को भाग कर देंगे 4 से, तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 9 36, कितना आ गया। तो पूरा पूरा कट गया। अब पूरा पूरा कटने का मतलब क्या है कि 3 की घात माना जाएगा 1। पूरा नहीं करता, पूरा नहीं करता तो जो आया रहता शेषफल वो माना जाता, वो उसकी घात हो जाती है। हाँ वो उसकी घात बन जाती, वास्तविक घात कहते हैं उसको। जैसे पूरा पूरा जब कट गया भैया तो क्या वही तो फिर से आ जाएगा 3 ही तो ना। तो पूरा पूरा कट जाएगा तो वहीं तो हम लोग पहुंच जाएंगे फिर से, तो वही 3 ही मान लिया जाएगा। आई बात समझ में। तो इकाई का अंक इसका मतलब क्या होगा 3 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 4 अंक के बाद ही पुनरावृत्ति होती है इसीलिए। आई बात समझ में। हाँ भैया, जैसे हमने मान लो यहाँ पे ले लिया 358 ले लेते। अगर 58 लेते तो यहाँ 358 रहता, हाँ 558 रहता, तो यहाँ कितना बचता 38, और यहाँ 2 आ जाता। तो हमें यहाँ जो लिखना पड़ता है वो 3 की घात क्या लिखते 2, इसकी जो यूनिट प्लेस आता कितना आता 9 आता। आ रही बात समझ में। तो ऐसे कोई भी संख्या दी रहेगी उसे किससे भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे, कोई भी संख्या हो
सिंपली इसे निकल जाएगा। ठीक है, एक नियम और है कि किसी भी संख्या के इकाई के प्लेस पे अगर 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5 या 6, इनमें से कोई भी संख्या दिख जाती है, इसको याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। 0, 1, 5, 6 में से कोई भी अंक दिख जाएगी संख्या में, इकाई के अंक में, तो उसके इकाई का अंक वही रहेगा, बदलेगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? जैसे दे दिया हमने 555 के घात 20, इकाई का अंक क्या होगा? 5 ही होगा, क्योंकि उसके इकाई का अंक 5 है, तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। 620 दे दिया हमने, इकाई का अंक क्या आएगा? जी, क्योंकि उसके लास्ट में क्या है? 0 है। तो अगर लास्ट में तुम्हें दिख जाता है 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी, तुम्हें कोई भी नियम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, उसका इकाई का अंक वही हो जाएगा जो है। प्राकृतिक संख्याओं के योग पूछे और n संख्याएं दी गई हैं, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? n+1/2। अगर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा, वर्गों का योग, तो हो जाएगा n+1 2n+1/6। अगर n प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब कहाँ है पता करने के लिए, तो उसका फार्मूला हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये 3 महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इनको याद रखना। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुणनफल 25 903 घात 257 67 का इकाई का अंक क्या होगा? तो सबसे पहले मैंने बताया था इकाई अंक पता करके इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करो तो शेषफल कितना आएगा? 7 आएगा। शेषफल 3 आएगा। ठीक है, कैसे देखो, 4 छंग 24, 2 बच गया, और 4 छंग 24 तो 3 ही तो बचेगा, 27 है। तो शेषफल 3 आएगा, तो यहाँ 3 की घात तुम 3 करोगे तो 27 है, इकाई का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 11 तथा गुणनफल 30 है, तो संख्याएं क्या होंगी? इस तरह के सवाल को हल करने के लिए कोई जरूरी नहीं पहले तुम सीधा उसको सॉल्व भी करने लगो। ठीक है, ऑप्शन से बता सकते हो, सोच से बता सकते हो, ऐसे ही कि क्या होगा। कहा गया दो संख्याओं का योगफल, मान लो दो संख्याएं क्या हैं, ए और बी हैं, इनके योगफल 11 दिया, गुणनफल दिया गया है 30। तुम तुरंत ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो, या फिर ऐसे सोच सकते हो कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 11 आ जाता है, गुणा कराने पर 30 आ जाता है। ठीक है, गुणनखंड में तो ऐसे पढ़े हो ना, तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा। जैसे 6 और 5 11 होता है, और 6 पंजे 30, और यही अपना पहला ऑप्शन भी है। ठीक है ना। दूसरा दिया है 7 और 4, 7 4 11 तो होता है, लेकिन 7 4 28 नहीं होता है, तो गलत है। वैसे भी 9 2 11 होता है, लेकिन 9 2 18 होता है, 30 नहीं होता है। 8 3 24 होता है, पर 8 3 11 होता है। ठीक है, 30 नहीं होता है। तो इस तरह से सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तुम्हारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसको सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ से एक इक्वेशन और बना लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 11 का स्क्वायर करोगे और यहाँ पे 120 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 हो गया। हल कर लो दोनों को, तो a प्लस बी बराबर 11,
2a बराबर कितना हो जाएगा 12, तो a बराबर 6। अगर a बराबर 6 है तो b बराबर 5 हो जाएगा। तो सॉल्व भी कर सकते हो इसको और ऑप्शन से भी कर सकते हो। एक से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसके लिए तुम लोग को बताया गया था कि अगर m संख्याएं हैं, है ना, 1 2 3 ऐसे करके दिया गया है n तक, तो यहाँ हमें n तक नहीं दिया है, कहां तक दिया गया है 50 तक, ठीक है। तो उसके फार्मूला बताया गया था अगर n तक होता तो n+1/2 योगफल के लिए बताया गया था। तो यहाँ 50 दिया तो n की प्लेस 50 है, तो 50 + 1 तो आ जाएगा कितना 25 × 51, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 25 12, ठीक है। आया समझ में। तो फॉर्मूला याद रखना है *5 6 में वह छोटी से छोटी तारांकित संख्या क्या होगी जो 33 से पूर्णतया विभक्त हो। मतलब स्टार के प्लेस पे ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या रख दें कि जिससे वो 33 से कट जाए, ठीक है ना। तो रूल ये है कि अगर 33 से भाग करना है किसी में, 33 से अगर कोई संख्या कट रही है तो इसका मतलब 3 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है, ये तो बात है। 33 से कोई संख्या कट जा रही है तो इसका मतलब 3 से भी कट जा रही है और 11 से भी कट जा रही है। और 3 से कोई संख्या कटती है, उसका विभाज्यता का नियम पढ़े हो तुम लोग पिछली क्लासेस में कि इनके अंकों का जो योग होता है वो भी 3 से विभाज्य होता है, ठीक है। तो यहाँ 6 5 11 और 4 15 और प्लस में क्या आ जाएगा स्टार आ जाएगा। प्लस स्टार। तो अब छोटी छोटी संख्या रखनी है, ये 3 से कट जाएगा, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या रखोगे 3 से कट जाएगा, 0 नहीं 3 संख्या रखनी, जो ऑप्शन में दिया उसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। ऑप्शन में 0 है नहीं, ऑप्शन में 1 2 3 4 है, तो ऑप्शन के बारे में हम लोग यहाँ से क्या रख सकते हैं 3 रख सकते हैं। क्योंकि 3 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18, और 18 3 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक नियम को सेटिस्फाई करवा दिया, या ये 3 से कटेगा तो ये आ जाएगा अपना 3। दूसरा 11 से विभाज्य तब होता है जब उनके सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर आए हुए अंकों का अंतर कितना हो 0 हो। देखो सम कौन कौन 1 2 3 4, तो सम वाले कौन कौन आया है 3 आया हुआ है और 6 आया है, और विषम वाले कौन आया हुआ है 4 और 5, ठीक है। तो क्या इनका अंतर जो है 6 3 9 और 5 4 9 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य कोई संख्या तब होती है जब उसके सम स्थानों पर जो अंक आए हुए हैं और विषम स्थानों पर जो अंक आए हुए हैं उनके अंकों के योगों का अंतर जो है करा लें और वो 0 आ जाए, तो इसका मतलब संख्या 11 से विभाज्य है। तो ये इसको भी संतुष्ट कर रहा है दोनों को, तो इसका मतलब इसके प्लेस पे क्या रखा जाएगा 3 ही रखा जाएगा, ठीक है। कोई संख्या 3 से विभाज्य होती है तो उसके अंकों का योग जो होता है वो भी 3 से विभाज्य होता है। तो इसके अंकों का योग कितना आया था 4 प्लस स्टार प्लस 5 प्लस 6, तो 15 प्लस कुछ आना चाहिए, तुमने कहा 15 प्लस 3 आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो 18 हो गया। तो अंकों के योग 18 आया नहीं आया, अगर अंकों का योग 18 आया तो ये कट जा रहा है अगर 3 से, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, नियम होता है। 2 से भी तो कट जाएगी। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसके द्वारा 19,404 में गुणा या भाग किया जाए तो वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 19,404, ठीक है, दिया गया में गुणा या भाग किया जाए तो वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। दिया है 7 11 9 और 4,
19,400 काटो इसको। 2 से काटेंगे आएगा 9702। 2 9 18, 2 से 14, 2 2 4, 2 चौका 8, 2 बटे 16, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 3 16 43 तक क्या 3 एकम 3, 3 से बेटा 3 से 18, 3 पंचे 15, 2 का 9 3 से 9, 3 9 27, 7 7 7 7 49, 49 7 7 49, 11 है सर। ठीक 11 हो गया। तो ये देखो कि इसका जो फैक्टर बन के आया 2 के घात 2, 3 के घात 2 और 11 के घात से कितना आ पाया। तो अगर पूर्व में बनाना है तो सबका स्क्वायर होना चाहिए। क्या किस संख्या से गुणा कराएं तो 11 गुणा कराएं तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर किस संख्या से भाग कराएं तो 11 भाग कराएं तो 11 काम खत्म हो जाएगा, बाकी सबका स्क्वायर बना हुआ है। तो कहने में वो संख्या कौन सी है 11 है, जिससे या तो गुणा करा दें या फिर भाग करा दें तो पूर्ववर्ग बन जाएगा। दो संख्याओं के समांतर माध्य का इन संख्याओं में से एक संख्या के साथ अनुपात क्रमशः 3:5 है। छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ क्या अनुपात है। ठीक है, देखो कहा गया दो संख्याओं का समांतर माध्य। तो दो संख्याएं मान लो x और y हैं और उनका समांतर माध्य। तो दो संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है पता है, उनका योग बटे 2। अब कहा गया है कि इसका किसका समांतर माध्य का और एक संख्या का, है ना। कहा गया है इन संख्याओं में से एक संख्या के साथ अनुपात 3:5 है। तो इसका जो अनुपात समांतर माध्य और एक संख्या का अनुपात 3:5 है। नहीं, उसी संख्या के साथ का है ना। तो एक कोई दी हुई संख्या आई बात समझ में। तो x प्लस नहीं, उसी संख्या में कहा गया कि अगर एक संख्या के साथ अनुपात, तो समांतर माध्य और जो संख्या है वो उनमें से कोई भी ले सकते हो, का अनुपात दिया गया है 3:5। छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ क्या अनुपात है ये बताना है। तो देखो अब यहाँ पे अगर अपॉन में लिखोगे तो हो जाएगा x + y/2y बराबर 3/5। तो 5x + 5y = 6y। तो ये 5x = y हो जाएगा, घट जाएगा उधर जाके। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, तो 1:5 हो जाएगा। ठीक है, कोई सी संख्या ले सकते हैं ना, इसे x भी ले सकते हैं। 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 + ... + 1/n+1 का मान है। दिख रहा है मोबाइल में। इसको लिख सकते हो 1/1 - 1/2 और इसको लिख सकते हो, वही आएगा निकल के 1/3 - 1/4 और प्लस इसको लिख सकते हैं 1/n प्लस -1/n+1 यहाँ पे सही है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो n + 1 -n हो जाए, कट जाएगा तो वही तो आएगा। तो इसका मतलब सारा सही बना हुआ है। अब देखो अगर यहाँ 1/2 से 1/2 कट गया, 1/3 से 1/3 कट जाएगा। 1/3 तो आगे ये ऐसे ही जो यहाँ पे नंबर आएगा n + 1 वो भी कट जाएगा, है ना। क्योंकि देखो हाँ
ये सेकंड वाला किसको काट रहा है फर्स्ट वाले को। तो ऐसे यहाँ सेकंड वाला फर्स्ट वाले काट रहा है, तो ऐसे जो यहाँ नमस्ते जो ऐसे यहाँ आएगा उसका सेकंड वाला इसके फर्स्ट। हाँ इसके फर्स्ट वाले को काट देगा। समझे बात को? जो सेकंड वाला आएगा फर्स्ट वाले को काट देगा। लेकिन अब इसके आगे तो है नहीं कोई नंबर, तो ये बचा रहेगा और यहाँ पे ये, तो 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, तो आ जाएगा n अपॉन n प्लस 1। आया समझ में? दूसरा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। दिया गया है √25, √16, √36/49 और √3। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है तो संख्या है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है तो संख्या है। तो एक संख्या मान लो x है और उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। इन दोनों का योग दिया गया 17/4, तो x² प्लस 1/x 17/4, तो 4x² प्लस 4 17x, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² माइनस 16x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। 4x कॉमन कर लो तो x माइनस 4 बचेगा, -1 कॉमन कर लोगे तो x माइनस 4, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में 4x माइनस 1, तो x इक्वल टू मिल जाएगा 4 और 1/4। तो दोनों करेक्ट है, जो ऑप्शन में रहेगा उसको टिक कर देंगे। आया समझ में? नोट करना चाहो तो कर लो। अगला है ग्राम प्रधान के चुनाव में 2 लोग प्रतिभाग करते हैं। चुनाव में कुल 9,791 मत पड़ते हैं, जिसमें से 116 मत निरस्त हो जाते हैं। विजयी प्रतिभागी को हारने वाले प्रतिभागी से 4 वोट के स्थान पर 5 वोट मिलते हैं। तो ज्ञात करें कि विजयी प्रतिभागी को कितने अधिक मत मिले। कि चुनाव में कुल 9,791 मत पड़े, 9,791, जिसमें से 116 मत जो है निरस्त कर दिए गए। जो निरस्त कर दिए जाते हैं वो तो ना जीतने वाले को मिलते हैं ना तो हारने वाले को मिलते हैं। तो घटा लो इसको, 11 में से 6 जाएगा 5 और 8 में से 1 जाएगा 7, 6, 9, कुल मिला के इतने मत थे अपने पास। अब यहाँ हमसे ये कहा गया है कि जीतने वाले को 5 वोट मिलते हैं तो हारने वाले कितना वोट मिलता है 4 वोट, है ना। तो देखा जाए तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, जीतने वाले का और हारने वाले का अगर अनुपात देखा जाए तो 4:5 हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अगर देखा जाए कि अगर जीतने वाले कितना वोट मिलता है, सॉरी उल्टा हो गया ना, जीतने वाले को 5 मिलेगा तो हारने वाले को 4। तो देखा जाए कितना वोट ज़्यादा मिल रहा है, इसके हिसाब से, अनुपात के हिसाब से 1 वोट ज़्यादा मिल रहा है ना। अगर अनुपात के हिसाब से देखा जाए कि मान लो सिर्फ 9 वोट पड़ा तो हारने वाले 4 मिल गया और जीतने वाले को 5 मिल गया, तो 1 वोट ज़्यादा मिला कि नहीं। तो हमें यही पता करना है कि विजयी प्रतिभागी को कितने अधिक मत मिले, तो हमें इसी एक की वैल्यू पता करनी है। तो टोटल कितने वोट हैं 9, 5, 4, 9 वोट टोटल हैं, तो ये 9 के बराबर हो जाएगा। हमें मान किसका पता करना है 1 का, तो 9, 6, 7, 5/9 भाग कर दो, 9 एकम 9, 9 सते, 907, हाँ 9 सते 63,
और कितना बचा यहाँ पे 4, 9 बचे 45, तो 1075 वोट जो है ज़्यादा मिले हैं। आई बात समझ में? ये 4-5 कहाँ से आया? अगला है एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है। मूल भिन्न है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। तो अगर अंश जो है x मान लेते हो तो हर क्या हो जाएगा? x+5 हो जाएगा। तो भिन्न क्या बन जाएगी अपने पास? x/x+5। फिर कहा गया है कि यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दें, अंश में कितना जोड़ दो? 7, तो क्या हो जाएगा? ये 8/7 के बराबर हो जाता है। तो 7x और 7 सते 49, 8x 8 × 40, ठीक है। तो घटाओगे तो कितना बचेगा? x बराबर 9। तो भिन्न आ जाएगी अपने पास 9/9 + 5, ठीक है। 300 से 1900 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतया विभाजित हैं? कहा गया 300 से 1900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 से पूर्णतया विभाज्य हैं। अब देखना है कि 300 के ऊपर ऐसी कौन संख्या है जो 8 से विभाज्य है। तो 8 × 3 = 24 और 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, है ना, 64। तो इसका मतलब यहाँ 64 होता तो पूरा कट जाता। तो हमें ये पता चल गया कि पहली संख्या कौन सी है? 304 है जो 8 से विभाज्य है। ये तो बात है। और उसके बाद दूसरी संख्या क्या मिल जाएगी? 312, ठीक है। अगली संख्या क्या मिलेगी? 320। और उसके बाद तुम्हें पता करना है अंतिम संख्या कौन सी है जो 3 से विभाज्य है। कैसे पता करोगे? हाँ, 8 से विभाज्य है। इसको 8 से भाग करके देखो। 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 से 56। अगर यहाँ 4 होता, सॉरी, अगर यहाँ पे 4 आया होता तो काम बन जाता। मतलब यहाँ पे घटाने पर जैसे यहाँ 6 बचा हुआ है और 0 उतार लिए तो 60 हो गया। इस 60 के बजाय यहाँ क्या आता? 64 नहीं, हमें कम बार 1900 से कम करना है आपकी बार। -4 कर देंगे पूरे का। हाँ, तो यहाँ पे आता 56। तो 56 का मतलब कितना कम करना पड़ता? 4। तो ये 4 हम लोग घटा लेंगे 1900 में से, तो कितना आ जाएगा? 1896। तो 1896 वो संख्या होगी जो 8 से कट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ एक पूरा सीरीज बन गया। इन सबके बीच में डिफरेंस कितने कितने का है? 8 का है। तो यहाँ पे डी का मान कितना हो जाएगा? 8। ए हो जाएगा 304 और एल हो जाएगा 896। तो एल बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। एल कितना है और ए n - 1 डी है अपना 8। 304 इधर भेज घटा लो तो n - 1 8 बराबर आ जाएगा 1896 माइनस 304। घटाओगे कितना आएगा? 1592। अब इसको 8 से भाग कर दो
199 आ जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 199 प्लस 1 मतलब 200। तो 200 ऐसी संख्याएं होंगी। 100 से 1000 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग। 100 से 1000 के बीच 1000 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग। यहाँ पे हम लोग जो संख्या लेंगे तो 105, 110, 115 और 995, ठीक है। तो ए हो जाएगा अपना 105 और बी कहाँ आएगा इसमें, डी हो जाएगा 5 और एल हो जाएगा 995। तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये 995 हो जाएगा, ये 105 और डी हो जाएगा 5। तो जब इसमें से 105 घटाओगे तो 0, 9, 8 अपॉन 5 n माइनस 1 काट दो इसको, तो n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 8 एकम 8, सॉरी 5 एकम 5, 178 आएगा। तो 178 प्लस 1 179 हो गया n का मान। अब Sn बराबर होता है 2a प्लस n माइनस 1, या फिर यहाँ लगा सकते हो a प्लस एल वाला फार्मूला, क्योंकि लास्ट हमें पता है। n कितना है, 179 अपॉन 2, 105 प्लस 995। जोड़ लो 5 5 10, 1100 आएगा। तो भाग कर दो इसको 500, और गुणा करा दो। 98,485 आएगा। जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेष 29 प्राप्त होता है, ठीक है ना। 56 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 29। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल होगा। तो इसको हल करने के लिए तुम्हें बहुत ही ध्यान से ये याद रखना है कि जो इसके पहले शेषफल प्राप्त हुआ है 29, कह रहे हैं 29 शेषफल प्राप्त होता है, उसी को भाग कर दो किससे, 8 से। तो 8 3 24 आ गया यहाँ पे 5, तो 5 ही बचेगा। हाँ 10 नंबर क्वेश्चन देखो, दिया गया यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन 6 हो, तो तुम्हें बताना है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, ठीक है। तो फार्मूले तो हमें दिए ही गए हैं, बस थोड़ा ध्यान देने की बात है। तो बताएं, तो इस सवाल में हमें फार्मूला भी दिया गया है और सवाल भी दिया गया है, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 का स्क्वायर है, बट यहाँ पे सिर्फ 1 2 और 5 है, मतलब 2 नहीं है। जो हाँ विषम वाले दिए गए हैं और सम वाले गायब हैं। तो क्या करेंगे कि इसमें जोड़ देंगे, जितने विषम वाले पार्ट हैं वो सब जोड़ दिए जाएंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 19 का स्क्वायर कर लेंगे। और माइनस भी करना पड़ेगा हमें, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और प्लस 18 का स्क्वायर हमें माइनस भी करना पड़ेगा।
अब यहाँ तो फार्मूला लग जाएगा इतने में 19 प्लस 1 20 बटे 6 माइनस यहाँ से 2 का स्क्वायर कर लो कॉमन। अब जब 2 का स्क्वायर कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 का स्क्वायर यहाँ, और ऐसे ही आगे क्या बच जाएगा 2 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 9 का स्क्वायर बच जाएगा। 9 दूनी 18, काट दो यहाँ पे, 2 से काटोगे तो 2 एक कम 2, 2 ताई 6, 3 से काट दो 24 70 माइनस 4, यहाँ फार्मूला लगा दो 9 प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। इसको भी काट दो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 2 पंचे 10, ठीक है। गुणा करा लो इन सबका, 5 ते 15, 15 चौको 60 और 60 गुणे 19, 19 छक्का कितना हो जाएगा 114, दिख नहीं रहा है, इसके बाद से दिखेगा, इसके बाद से दिखेगा। मतलब इसके बाद से दिखेगा। तो ये बन जाएगा अपना 24 70 और माइनस 19 छक्का 114, घटाएंगे आएगा 1330। तो घटाओ भैया 1330, ठीक है। आया समझ में।